हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि सभी लेवल्स के लिए है। पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी लेवल्स के लिए आपकी क्लासेस रहेंगी। तो आज इसी सीरीज में आपका एक और टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ये आपका टॉपिक 2 रहेगा और क्लास नंबर आपकी 3 रहेगी। इससे पहले 2 क्लास और उनके जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइमिंग आप सभी को पता है, आप थंबनेल पर भी टाइमिंग देख सकते हो। तो टाइमिंग के साथ साथ आपने सारी क्लासेस को जरूर देखना है। और रात को 9 बजे यहाँ पर लाइव होता है, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम दिन में पढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रहने वाला है, आनुवांशिकता और वातावरण रहेगा। क्वेश्चन आपका एक यहाँ से जरूर पूछा जाता है और इस छोटी सी क्लास के अंदर मैं आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से करा दूंगी कि आपका 1 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और जो लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखी है और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से जाकर के अपनी क्लासेस को फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत होगी, इसलिए अपना जो टाइमिंग है वो अपना मैनेज करके अभी से इनको अगर स्टार्ट कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को। आनुवांशिकता और वातावरण, जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किसका गुणज होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणज होता है। ये हमने पढ़ा था कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उसका ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। इसी को ही आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेरिडिटी क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता आप यहाँ पर समझ सकते हो वो क्वालिटीज, वो ट्रेट्स, वो स्पेसिफिक गुण जो आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पूर्वजों से रिसीव करते हैं, उनको क्या कहलाया जाता है, वो यहाँ पर हेरिडिटी हेरिडिटी कहलाई जाती है। क्वालिटीज ट्रेट्स अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अब ये चीजें सारी कैसी होती है, आप सभी को पता है कि आप समहाउ कहीं ना कहीं अगर फिजिकल तौर पर अगर आप देखें तो आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके हो सकता है बालों का टेक्सचर अपने पेरेंट्स से मिला हो, आपकी नोज, आपकी आईज, आपके बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है, आपकी स्माइल है ना, किसी के गालों पे डिंपल पड़ते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, यही हमारी वो क्वालिटीज है जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। और जरूरी नहीं है पेरेंट्स, आप अपने जो ग्रैंड जनरेशन है उन पे भी जा सकते हो, आप अपनी मदर के साइड भी किसी रिलेशन में जा सकते हो, अपने फादर के साइड भी किसी के थोड़ा रिजेंबल आप कर सकते हो। तो ये क्वालिटीज होती है जो आप रिसीव करते हो, ठीक है। और यही आपकी हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी हेरिडिटी होगी। कैसे करते हैं हम सारी चीजें, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्वालिटीज कैसे रिसीव करते हैं। अब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो पता है भाई ये सारी चीजें मैंने क्या लिखी हुई है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए बहुत ही इजी समझा दूंगी मैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। इतना ही करना है, हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक में, बस उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है कि ये साइंटिफिक कंसेप्ट है तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट में, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए, आप सभी को पता है कि भाई मेल और फीमेल के जब आप कॉम्बिनेशन होता है, भाई मेल से क्या आता है, मेल से यहाँ पर स्पर्म आता है ना, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल से एग आता है जिसको ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, जो अंडाणु होता है। तो जब मेल और फीमेल स्पर्म और जब आपका जो एग है जब वो मीट करते हैं तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट क्या है, वो सिंगल सेल होती है, वो एकल कोशिका होती है जो किसी भी इंडिविजुअल के अस्तित्व का आधार होती है। आप सभी, मैं भी, सभी लोग इसी सिंगल सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। ये जो सिंगल सेल है, ये जो एकल कोशिका है, यही बाद में मल्टीप्लाई होती रहती है, जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका जो कि ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग हमारा कहां से है, हम सभी का अस्तित्व इसी जाइगोट से है, इसी सिंगल सेल से है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो होना चाहिए है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। अब ये क्यों बता रही हूं, तो इस जो सिंगल सेल है जिसको जाइगोट बोला जाता है, इसके अंदर होता है एक ये न्यूक्लियस, ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। हिंदी वालों के लिए है ये केंद्रक कहलाया जाता है, केंद्रक। अब ये सिर्फ इतना ही आपको समझना है, ये जो न्यूक्लियस होता है यही कंट्रोलर होता है इस कोशिका का, इस सेल का, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म होती है। इससे आगे हमें नहीं जाना है, बस इतना ही समझना है। इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, जिनको गुणसूत्र बोला जाता है,
ठीक है, जिनको गुणसूत्र बोला जाता है। ये क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस में, जाइगोट के न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसके अंदर पाए जाते हैं आपके जीन्स। क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही वो जीन्स है, यही वो क्वालिटीज है जो हमें रिसीव हुई है हमारे पेरेंट्स और हमारे पूर्वजों से। तो कैसे रिसीव हुई है? ये जो जीन्स है ना, यही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की इकाई क्या होता है, तो आप बताएंगे जीन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हीकल ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, व्हीकल यानी कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? जीन। ठीक है, यही वो जीन्स है जो क्वालिटीज हमारे अंदर लेकर के आए हैं पेरेंट्स। इतना यहां से क्लियर हुआ, इतना ही आपको यहां पर समझना है। ठीक है, तो जीन्स कहां से? यहां पे क्रोमोसोम्स में होते हैं और क्रोमोसोम्स यहां पर जो जाइगोट है, जो सिंगल सेल बनी है, जब मदर फादर के जो स्पर्म और एग जब मीटअप हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसमें यहां पर हमारा क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इतना समझे यहां से? अब जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो जाइगोट है, जो कोई भी इंडिविजुअल, जो बेबी है, वो कितने क्रोमोसोम्स रिसीव करता है, तो आप बताएंगे 46। कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स, जो कि इक्वली मदर से और फादर से बच्चा रिसीव करता है, इक्वली। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, तो obvious सी बात है क्वालिटीज आएंगे, है ना। और अगर पेयर्स की बात करी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि गुणसूत्र के कितने जोड़े रिसीव करता है बच्चा, तो आप बताएंगे 23। ठीक है, 23 गुणसूत्र के जोड़े। हिंदी में लिख देती हूं मैं, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, अगर आप मेरे से लेंगे तो ये सब चीजें आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये कहां से होती है सारी चीजें, ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं। देखिए ये कैसे होती है सारी चीजें। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये है मदर, ये है फादर। बच्चा जो है मदर से भी 23 क्रोमोसोम्स रिसीव करता है और फादर से भी 23 क्रोमोसोम्स रिसीव करता है। ठीक है, अब मदर के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स होता है और फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये आपको पता भी होगा, बहुत ही जनरल साइंस है ये, कि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम्स होता है और फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, अब कोई भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, तो इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो हमारे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो हमारे 22 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के, वो हमारे आप कह सकते हो कि सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। ये डिटरमाइन नहीं करते कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, जबकि जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये हाँ बताता है कि बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो आप कह सकते हो जो सेक्स डिटरमाइन कौन सा क्रोमोसोम करता है, भाई जो लिंग की पहचान है वो कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो जो 23वां पेयर है वो क्रोमोसोम जो है लिंग की पहचान करता है, क्योंकि ये सामान्य नहीं होता है, क्योंकि 22 पेयर जब वो सेम होते हैं, और इन 22 पेयर को ऑटोसोम्स बोला जाता है। ऑटोसोम्स। जो भी मैं बोल रही हूं ना, एक एक शब्द बहुत जरूरी है, सिर्फ लिमिटेड बोल रही हूं, और जो भी लिख रही हूं इसको लिखते जाइएगा, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। ये भी पूछा गया है, जो पूछा गया है वही बता रही हूं यहां पर। ठीक है, तो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते कि लड़का होगा या लड़की, उसको वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं और उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं वो 23rd पेयर होता है जो कि इक्वल नहीं होता, और यही बताता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। कैसे पता चलता है कि मान लो अगर XX क्रोमोसोम मेल फीमेल के अंदर है, तो यहां से X आया और फादर से भी X आया, तो फिर ये XX मिलके क्या बन गया, फिर ये बेबी गर्ल होगा। अगर यहां से X आया और फादर से Y आ गया है, तो फिर ये किसका होगा, ये फिर XY हो गया, जो कि क्या होता है, मेल होता है, यानी कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा। ऐसे पता चलता है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं ये, ऐसे पता चलता है। तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए पूरी तरीके से फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गया, इतना ही आपको इसमें करना है। अब आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि जो ट्विन्स है ना, आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स, जो जुड़वा होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो तरीके के ट्विन्स होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल मतलब सेम, आपने देखा होगा कि दो बच्चे हैं आपस में, लड़के लड़की, लड़कियां लड़कियां जो भी है, तो वो बिल्कुल डिटो सेम टू सेम दिखते हैं, वही सेम आई, सेम नोज, सब कुछ ऐसा लगता है वही उसका एक फोटोकॉपी हो गया हो। तो ये वो ट्विन्स होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स वाले, यानी कि समान जुड़वा, आप इसको हिंदी में बोलते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है दिखने में, समान जुड़वा। और एक वो ट्विन्स होते हैं जो है तो जुड़वा ही, सेम टाइम पर ही पैदा हुआ है, लेकिन वो दिखते समान नहीं है वो।
ठीक है, ये भ्रांतीय जुड़वा होते हैं, भ्रांतीय जुड़वा। भाई हिंदी में नाम और भी बतेरे हो सकते हैं, तो आप इंग्लिश में जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, और ये दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसके अंदर आपको समझना है ये सेम इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक युग्मन, यानी कि यहां पर एक ही एग एक ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाएगा और बाद में ये दो जाइगोट के अंदर टूट जाता है, एक ही एग, ठीक है, दो जाइगोट के अंदर टूट जाता है। और जब ये एक ही दो जाइगोट के अंदर टूटा है तो यहां पर जो बेबीज पैदा होंगे, अगर वो एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी, अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सेम सेक्स के बच्चे यहां पर पैदा होंगे, समान लिंग के बच्चे यहां पर पैदा होंगे, ठीक है, जिनका दिखने में भी बिल्कुल सेम होंगे और कहीं ना कहीं जो इनका मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम होगी। साथ ही साथ जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा, ये भी इन बच्चों की सेम ही होती है, एक ही प्लेसेंटा से ये बच्चे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा आप सभी को पता है ना, वो नाली जिसे माँ से जो बच्चा कनेक्ट होता है नाभि से, वो होती है प्लेसेंटा। तो इन दोनों बच्चों की एक ही होती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक बच्चा अगर लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी, एक बच्चा अगर लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा। इसके अंदर उल्टा है, इसमें क्या है, यहां पर तो एक एग एक स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो रहा था, यहां पर दो एग अलग अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो रहे हैं, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो भी अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो युग्मनज बने वो भी अलग अलग बने हैं, और यहां से जो बेबीज पैदा होंगे, जो बच्चे यहां से पैदा होंगे, वो आपके सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर एक बच्चा अगर गर्ल है तो दूसरा बॉय भी हो सकता है, ठीक है। दोनों बच्चे यहां पर गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों बच्चे बॉय भी हो सकते हैं, लेकिन अपीयरेंस यहां पर सेम नहीं होगी दिखने में, यानी कि जो शक्ल सूरत है वो आपकी सेम नहीं होगी अपीयरेंस, ठीक है। और जो प्लेसेंटा है वो भी यहां पर डिफरेंट होगी, जो प्लेसेंटा होती है वो भी अलग अलग होती है दोनों ही बेबीज की। इतनी चीजें आपको यहां पर समझनी है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में। मोनो मतलब एक, जाइगोट यहां पर सिर्फ एक अंडे से एक जाइगोट है लेकिन बाद में वो दो में टूट जाता है। डाई मतलब दो, डाई का मतलब दो होता है, और जाइगोटिक मतलब दो यहां पर क्या बोलते हैं, जाइगोट है, ठीक है, दो जाइगोट है, और ये दोनों फिर अलग अलग बेबीज बनाते हैं, और इनका सेम भी हो सकता है सेक्स और डिफरेंट भी हो सकता है। इतनी चीजें समझ में आई यहां से। अब बात करते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी कौन होते हैं। तो नाम आप ध्यान में रख सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकता के जनक, या फिर आप यहां पर जेनेटिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, जेनेटिक्स। फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो ग्रेगर मेंडल का नाम आप यहां पर याद कर सकते हो, ठीक है, ग्रेगर मेंडल का नाम यहां पर आप ध्यान में रख सकते हो। इन्होंने हेरिडिटी के ना कुछ लॉज दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं इन्होंने हेरिडिटी के। ऑल्सो इन्होंने पी प्लांट पे भी अपना जो है रिसर्च वगैरह किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि किस पर इन्होंने रिसर्च किया था, तो मटर के पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट के एग्जाम में लॉज से, नियम से पूछे जाते हैं, इनहेरिटेंस के, हेरिडिटी के आपको नियम पता होने चाहिए। तो इन तीन नियम है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका लॉ ऑफ रिजेंबलनेस, दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएशन, तीसरा है लॉ ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट वाला लॉ क्या कहता है कि समानता का नियम, ठीक है, समानता मतलब जैसे पेरेंट्स है वैसा हूबहू बच्चा होगा, यानी कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल डिट्टो है, दिखने में भी, क्वालिटीज भी सब वही एक्वायर कर रहा है बच्चा। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, माँ बाप अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट नहीं है, माँ बाप अगर गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा है, माँ बाप अगर सांवले है तो बच्चा भी सांवला है, यानी कि जैसे पेरेंट्स वैसे के वैसे बच्चे, तो वो रिजेंबलनेस होता है, ठीक है, रिजेंबलेंस होता है, यानी कि समानता है बिल्कुल दोनों में। वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन रिजेंबलेंस से जस्ट उल्टा है, ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। यहां पर जो अपीयरेंस है बच्चे की, जो बच्चे का अपीयरेंस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग होता है बच्चे का, डिफरेंट कैसे, अगर यहां पर बच्चा, अगर माँ बाप मान लो गोरे हैं तो बच्चा यहां पर सांवला हो जाएगा, माँ बाप अगर सांवले तो बच्चा यहां पर गोरा हो जाएगा, तो ऑपोजिट होता है बिल्कुल किसका, रिजेंबलेंस का, ठीक है, मतलब कि लाइक पेरेंट्स लाइक चाइल्ड वाली चीजें नहीं है इसमें। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। तो इसमें क्या होता है, ये भी उल्टा ही है, ये भी उल्टा ही है, यानी कि यहां पर जो बच्चा है, बस दोनों में क्या ध्यान में रखोगे, वेरिएशन और रिग्रेशन में है ये भी उल्टा ही, कि यहां पर भी बच्चा अपोजिट गया अपने पेरेंट्स पे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, जब भी अपीयरेंस की बात आए तो आप वेरिएशन पे मार्क करना, और जब भी क्वालिटीज की बात आए,
कि माँ बाप की जो क्वालिटीज थी वो बच्चे में नहीं आ पाई। जब भी क्वालिटीज गुण की बात आए तो आप रिग्रेशन को मार्क करेंगे, लो ऑफ रिग्रेशन को। ठीक है, इसमें बच्चा जनरल क्वालिटीज तो एक्वायर कर लेता है, जो सामान्य गुण है वो तो धारण कर लेगा, लेकिन जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है ना, एक स्पेसिफिक गुण माँ बाप का, वो नहीं धारण कर पाता इसमें, तो ये रिग्रेशन है। ठीक है, जैसे मान लो कि पेरेंट्स जो है बिल्कुल ही साधु प्रवृत्ति के इंसान है, बहुत ही शरीफ, बहुत ही साधु प्रवृत्ति के, और जो बच्चा है वो बदमाश निकल गया है ना, गैंगस्टर टाइप हो गया, तो ये है वो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अब रिग्रेट हो रहा है माँ बाप को कि ये तो हमसे बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। तो रिग्रेशन मतलब जब भी क्वालिटीज का हम कंपेयर करते हैं कि बच्चे ने जनरल क्वालिटी तो ले ली, लेकिन मेन जो विशिष्ट क्वालिटी है, विशिष्ट जो गुण है वो नहीं है बच्चे के अंदर, तो वो रिग्रेशन आएगा। और जब भी अपीयरेंस की बात हो, वैसी चीजें हो, अपीयरेंस की बात हो, तो फिर वो वेरिएशन में आप ध्यान में रख सकते हो। ये 3 नियम है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट का पेपर हो, वेस्टर्ड का पेपर हो, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रिग्रेशन वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहां से हमने हेरिडिटी पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा बस हमारा एनवायरमेंट बच गया है, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरी था समझना। ये हेरिडिटी हो गया। दूसरा अब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद एक डिफरेंस देखेंगे किसका, नेचर और नर्चर का। तो ये डिबेट जो है, ये जो टॉपिक है नेचर और नर्चर का, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। जब भी किसी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हेरिडिटी को भी देखते हैं, और जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको भी देखते हैं। हेरिडिटी हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है एनवायरमेंट की, जिसको वातावरण बोला जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट हेरिडिटी सब कुछ, मतलब जो ट्रेट्स, जो क्वालिटीज आपको विरासत में आपके पेरेंट्स के थ्रू मिली है, उसको छोड़ करके जो कुछ चीजें हैं वो सभी किस में काउंट होता है, वो सारी की सारी चीजें हमारे वातावरण के अंदर आती है, एनवायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अनुवांशिकता के अलावा सब कुछ, यानी कि आप कह सकते हो आपका सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स क्या है, ये सारी चीजें, ये हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है, हमारा आसपास सब कुछ, आस पड़ोस कह लो, आसपास कह लो, सब कुछ वो किस में आ जाता है, वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाता है। इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे कि एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स के थ्रू बढ़िया चीजें मिली है, मतलब वो उसको बहुत सारी क्वालिटी, उसका लंबी हाइट है, सब कुछ बढ़िया है, फिजिक उसका बहुत बढ़िया है, उसको जो क्वालिटीज है, जो मतलब बोलते हैं ना आईक्यू, इंटेलिजेंट पावर, वो भी माँ बाप के ऊपर गई है, बहुत बढ़िया वो बच्चा है। ठीक है, यानी कि उसको हेरिडिटी अच्छी मिली है, उसका जो बेस है वो अच्छा मिला है उसको, लेकिन यहां पर एनवायरमेंट डिसाइड करेगा, यहां पर वातावरण डिसाइड करेगा कि वो बच्चा उस बेस के साथ कितना फलेगा और फूलेगा, क्योंकि ये एनवायरमेंट है जो डिसाइड करता है कि बच्चे के ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो अब आगे किस प्रकार से होगी। क्योंकि हेरिडिटी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है, एक आधार प्रोवाइड करती है हेरिडिटी। ठीक है, तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हमारा हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी चीजें वो क्या आती है भाई, वो हमारे एनवायरमेंट आता है। ठीक है, अब एक जो इक्वेशन जो हमने पहले भी डिस्कस करी है प्रिंसिपल के टाइम में, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो भी आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट है, और ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, ये भी मैंने आपके साथ तभी डिस्कस कर लिया था वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए भाई हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट है, तो आप इसको इक्वल इक्वल मान सकते हो, 50-50%, यानी कि 50% हेरिडिटी आपके डेवलपमेंट में योगदान देती है और 50% एनवायरमेंट। लेकिन जो बिहेवियर के साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि नहीं, एनवायरमेंट जो होता है वो मोर देन हेरिडिटी, जो हमारा वातावरण है वो ज्यादा योगदान देता है डेवलपमेंट में हेरिडिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में जो कुछ भी आए, तो हेरिडिटी जो है वो आपका कहीं ना कहीं, सॉरी एनवायरमेंट जो है वो आपका कहीं ना कहीं ज्यादा वेरी करता है आपकी हेरिडिटी से। ठीक है, क्योंकि आप लाख गुना कितना ही आप क्वालिटीज अपने पेरेंट्स से आप ग्रहण कर लीजिए, आप एक्वायर कर लीजिए, आप ले लीजिए, लेकिन जब तक एनवायरमेंट आपको सही नहीं मिलेगा, वो चीजें आपकी आगे फर्दर ग्रो नहीं हो सकती है। तो ये आप थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक डिबेट यहां पर आती है नेचर और नर्चर के बीच में, और जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, है ना, आपके लॉ से पूछ लिया जाएगा, हेरिडिटी से पूछ लिया जाएगा, जो मैंने आपको पूरा साइंटिफिक प्रोसेस बताया था उससे पूछ लिया जाएगा, कहीं से भी पूछे, हमने पूरे टॉपिक को यहाँ पर पढ़ लिया है, अब आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं भी। तो नेचर और नर्चर की बात करें तो नेचर मतलब प्रकृति और नर्चर मतलब पोषण। नेचर का क्या मतलब है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि जो प्रकृति, अब प्रकृति में जो कुछ सारी चीजें आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप क्या उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हो, नहीं ला सकते। सिमिलरली हेरिडिटी जो आपको ट्रेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो, तो ये हेरिडिटी है। जबकि जो नर्चर है वो क्या है, एनवायरमेंट है, भाई एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि अब आपका आगे क्या होगा,
ठीक है, ये वातावरण है, आपका सराउंडिंग है, जो कुछ भी आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल, सब कुछ क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपका सराउंडिंग, आपकी सोशल डेवलपमेंट सब कहाँ से होगी, एनवायरनमेंट से ही तो होगी सब सारी चीजें। ये स्टेटिक होता है, यानी कि ये स्थिर होता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन ये कैसा होता है, ये गतिशील होता है, ये डायनेमिक होता है, यानी कि आप जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे, बच्चा उसे रूप में ढल जाएगा। आप उसको एक बढ़िया एनवायरनमेंट देंगे, वो बढ़िया ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट बढ़िया होगा। अगर उसको एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके लायक ना हो, या फिर कहीं ना कहीं वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, ये इनेट होता है, यानी कि जन्मजात होता है। जैसे ही बच्चे का यहाँ पर मैंने अभी समझाया कि जाइगोट जब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तभी से ही बच्चे के अंदर आ जाती है ये ट्रेट्स। ठीक है, ये इनेट होता है, जन्मजात होता है, आप इसको नहीं बदल सकते हो। जबकि ये बच्चा धारण करता है एनवायरनमेंट में आकर के। अब जिस फैमिली में बच्चे ने जन्म लिया है, वहां पर अब डिपेंड करेगा कि जो जो इनेट जो कैपेबिलिटी बच्चे के अंदर आई है, वो अब कितनी और आगे जाएगी, ये एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। ये हमें बेस प्रोवाइड करता है, यानी कि आधार प्रोवाइड करता है हमें। जैसे किसी भी मकान की नींव होती है ना भाई, किसी भी मकान की नींव होती है जो कि जमीन से नीचे होती है, उसके बाद ऊपर एक पूरा महल खड़ा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, हेरिडिटी बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हेरिडिटी क्या प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करती है। हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका भी बेस हमारा हेरिडिटी ही बनाता है। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता जो है, उसको भी हेरिडिटी ही मेंटेन करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। इसके अलावा ये जो है पोटेंशियल बताता है, लिमिट सेट कर देता है। भाई लिमिट तो इसने सेट कर दिया कि भाई ये कैपेबिलिटीज है बच्चे के अंदर, जो कि जन्मजात उसको मिली है। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट, जो सही विकास है, वो बच्चे का किस किस पे डिपेंड करता है, वो बच्चे का एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेट्स से कि एक बच्चा है जिसको आईक्यू जो है वो हेरिडिटी से मिली है, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया है ना। लेट्स से कि बच्चे का जो आईक्यू है वो 110 प्लस है, बच्चा बढ़िया है, आईक्यू में बहुत बढ़िया दिमाग है उसका। लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, वो पैदा होने के बाद उसको वो जो वातावरण है वो मिला ही नहीं जिसमें वो फल फूल सकता है, तो उसके आईक्यू 110 प्लस का भी कोई भी फायदा नहीं है। यानी कि यहां तो ये मेंटेन कर देता है कि भाई ये हमने बता दिया बच्चे के पास ये आईक्यू है, ये हमने लिमिट सेट कर दी, ये हमने बता दिया कि इसकी ये योग्यता है। अब ये योग्यता कितनी जाएगी आगे, ये एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में। तो यही था आज के इस क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नहीं आती है तो इसको रिपीट पर देखिएगा, आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी के अंदर से आपका फंस जाएगा। और रात को आज लाइव 9 बजे आऊंगी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। डेली 1 PM पर आपको ये क्लासेस मैं अपलोड कर देती हूँ चैनल पर। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां मर्जी वहां शेयर करिए, ताकि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन जो हो रही है वो आपके कंटिन्यू हो सके। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस भी मैं लेकर के आऊंगी और हिंदी की भी लेकर के आऊंगी बहुत जल्दी, ताकि हम यहाँ पर जनरल सेक्शन बहुत अच्छे से कर सके। इस वीडियो में इतना ही है, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।